तो हम लोगों ने बात की थी आपका अनुच्छेद 103 तक, 104 पर बात होनी थी, 103 कंप्लीट हुआ था और ये बात आई थी कि अगर कोई डिसेबिलिटी अराइज होती है ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ द पार्लियामेंट तो राज्यसभा तो कभी समाप्त होगी ही नहीं। केवल और केवल लोकसभा की बात है। लोकसभा का जो कार्यकाल है या राज्यसभा में जो मेंबर का कार्यकाल है, जो मेंबर का कार्यकाल ये तो तय है, राज्यसभा समाप्त नहीं होगी। तो उस बीच अगर कोई डिसेबिलिटी अराइज होती है तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय करेंगे और राष्ट्रपति बाध्य हैं निर्वाचन आयोग की राय के मुताबिक निर्णय करने को। राष्ट्रपति उसमें स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह कहा जाए कि राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को रिमूव करने का कोई हक है, कतई नहीं है। और राजा के कॉन्सेप्शन के साथ आप किसी भी अथॉरिटी को नहीं समझेंगे। राज तो केवल कानून का है और कानून अमूर्त है। इसलिए न राष्ट्रपति राजा और न सुप्रीम कोर्ट राजा, कोई राजा नहीं। और कॉन्सेप्शन आपका जो प्राइमरीली होता है वो यही होता है, आप चीजों को राजाओं की तरह समझते हैं कि जो चाहे सो कर दें, जो चाहे सो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद हो, कोई हो। जो कुछ किसी के भी द्वारा किया जा सकता है वो संविधान के उपबंधों के मुताबिक ही। इसलिए कहा जाता है यहां संप्रभुता किसमें निवास करती, तो कहते हैं कि संप्रभुता संविधान में निवास करती है। दो प्रकार की संप्रभुता हिंदुस्तान में मानी जाती है, कानूनी और दूसरी राजनीतिक। राजनीतिक संप्रभुता भारत के लोगों में, लेकिन भारत के लोग भी संविधान को इस तरह बदलना चाहें कि पूरी तरह बदल जाए तो बदला नहीं जा सकता। आपने चुनावों में और विभिन्न पॉलिटिकल क्वार्टर से सुना कुछ भी हो कि सब संविधान परिवर्तित कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये संभव ही नहीं है, असंभव, हो ही नहीं सकता। इसलिए राजा यहां कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को जो डिसेबल हो जाएंगे आपका डिसेबल घोषित कर देंगे निर्वाचन आयोग की राय के मुताबिक। लेकिन डिसेबिलिटी का सवाल जिस दिन उठेगा, जिस दिन राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि कोई सदस्य है जो किसी निर्योग्यता से ग्रसित हो गया है, उसके बाद राष्ट्रपति उसे निर्वाचन आयोग को राय के लिए रेफर करेंगे। फिर निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देते हुए, क्योंकि आपने देखा था कि उन्होंने ये कहा था जयललिता के मामले में कि जो कुछ कार्रवाई निर्वाचन आयोग के समक्ष चलेगी वो कैसी है, ट्रिब्यूनल के समक्ष चलने वाली कार्रवाई के समान है। और जब ट्रिब्यूनल की कार्रवाई वो मानी जाएगी तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ये लागू होंगे, और जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे तो सुनवाई का अवसर ही नहीं तो सुनवाई का पर्याप्त अवसर ये देना पड़ेगा। और जो सुनवाई का पर्याप्त अवसर ये देना पड़ेगा तो सारी सुनवाई कंप्लीट होने में समय तो लगने ही वाला है। और इस बीच जो भविष्य में डिस्क्वालिफाइड मेंबर होगा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इस समय वो संसद का सदस्य है। भविष्य में होगा डिस्क्वालिफाइड तो हो जाएगा, हो सकता न भी हो, लेकिन अगर हो भी गया तो भविष्य में होगा। और इस समय अवधि में आप उसे संसद में घुसने से नहीं रोक सकते, न संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने से उसे रोक सकते। और जब संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेता रहेगा और संसद में जाता रहेगा और उसके वोट ये भी काउंट होते रहेंगे, विभिन्न विधेयक और अधिनियम जो बनेंगे, विभिन्न कार्यवाहियां जो संसद के समक्ष संचालित होंगी, उन सब में वो वोट करेगा। तो उन कार्यवाहियों की विधि संगतता ये क्या होगी अगर भविष्य में वो डिस्क्वालीफाई होता है। इस प्रश्न का निर्धारण ये भी किया गया नरसिंह राव के केस में कि तब डिस्क्वालिफिकेशन अगर अराइज होती है तो किस दिन से अराइज हुई मानी जाएगी।
जिस दिन डिसीजन डिक्लेयर होगा उस दिन से, या जिस दिन प्रथम बार शिकायत दर्ज कराई गई थी उस दिन से? यह प्रश्न महत्व का इसलिए क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट वो हमने पढ़ा है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पुराना वाला है वो सेक्शन हमें याद है, नए का सेक्शन याद नहीं, लेकिन है नए में भी। पुराने में सेक्शन 41 था, वो ये कहता था कि कोई भी डिग्री जो न्यायालय द्वारा प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, दिवाला विषयक और नवाधिकरण विषयक अधिकारिता में पारित की गई है और वो व्यक्ति को कोई हैसियत देती है या कोई हैसियत वापस ले लेती है, ये व्यक्ति को किसी वस्तु का हकदार घोषित करती है या ये घोषित करती है कि वो अमुक वस्तु का हकदार नहीं है, तो इस प्रकार की घोषणा जो न्यायालय के द्वारा की जाएगी, जिस दिनांक को की जाएगी, सामान्यतः वो व्यक्ति उस हैसियत अथवा उस वस्तु के संबंध में उन अधिकारों को धारण करने वाला या उन अधिकारों से वंचित होने वाला उस दिनांक से ही माना जाएगा जिस दिन न्यायालय अपना निर्णय घोषित करेगा। यदि न्यायालय स्वयं अपने निर्णय में यह घोषित न कर दे कि पिछले किसी दिनांक से अमुक व्यक्ति अमुक हैसियत अथवा अमुक वस्तु का हकदार नहीं रहा है, तब तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन सामान्य स्थिति यही रहेगी। ये एविडेंस एक्ट की धारा 41 में लिखा था, अब वो धारा 41 के रूप में ही एविडेंस एक्ट में या किसी अन्य सेक्शन के रूप में, यह हमें इस समय याद नहीं है। अभी भी इतना याद है, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा कि वो मेंबर जो डिस्क्वालीफाई हो गया, भविष्य में हुआ डिस्क्वालीफाई, लेकिन पूर्व में जो उसने कार्यवाहियों में भाग लिया उसके संबंध में क्या किया जाए, उसके संबंध में संसद की कार्यवाहियां ये क्या अविधिमान्य मानी जाएंगी? तो ये कहा है कि डिस्क्वालीफाई वो जिस दिन होगा उस दिन सिर्फ घोषणा होगी, वो पहले जिस दिन शिकायत की गई उसी दिन से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये तो एक क्लियर बात आ गई। इसके मतलब संसद की कार्यवाहियों की विधि संगतता इससे प्रभावित नहीं होगी कि भविष्य में कौन डिस्क्वालीफाई होता है या क्या हो जाता है। लेकिन एक बात बचती है कि अगर कोई जानते बूझते डिस्क्वालीफाई है, ये जानते बूझते वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है, तो उस स्वयं उस व्यक्ति पर क्या दंड लगाया जा सकता है, क्योंकि हाउस के जो विशेषाधिकार हैं उन विशेषाधिकारों के नाते हाउस में कुछ भी किया जाएगा उस पर अधिकारिता न्यायालयों की नहीं है। न्यायालय कुछ नहीं कर सकते, वहां सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हमने आपसे बार बार कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये राज्य के 3 अंग हैं और तीनों समान फुटिंग पर खड़े हैं। तीनों में से कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए छोटा बड़ा करके सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं, ये बेवकूफों को ही इस ढंग से विचार करने दीजिए। छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। सरकार की किसी एजेंसी का कोई रोल संसद के अंदर नहीं है। न्यायालय कतई हस्तक्षेप नहीं कर सकता संसद की कार्यवाहियों में, और संसद भी कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका की कार्यवाही में नहीं कर सकती। संसद भी सरकार के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सवाल पूछ सकती है, पूछिए, और सरकार की निंदा कर सकती है, करिए, लेकिन उनके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने तय किया कि हम चीन से लड़ाई लड़ेंगे, तो आप आलोचना खूब करो, डिसीजन प्रभावित नहीं कर सकते। तो कोई अपने कामकाज में किसी से निर्देशित होने के लिए संविधान के द्वारा ये बाध्य नहीं किया गया है। इसीलिए आप देखते हैं हाउस में जब लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को कोई निर्देश देते हैं और वो मानने से इनकार करता है, तो आता है मार्शल बुलाए गए, पुलिस नहीं बुलाई जा सकती। वैसे व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है,
यहां कोई गड़बड़ होगी पुलिस कॉल की जाएगी, लेकिन हाउस में पुलिस का कोई रोल नहीं है। हाउस में पुलिस नहीं घुस सकती क्योंकि वो सरकार की एजेंसी है। विधायिका के अपने कर्मचारी होते हैं, विधायिका के अपने सुरक्षाकर्मी होते हैं, मार्शल बुलाए जाएंगे, वे वहां व्यवस्था को विनियमित करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मेंबरशिप के अयोग्य होते हुए संसद की कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है तो उसे दंडित करने का कोई हक किसी न्यायालय के पास नहीं है। कोई न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। उसे केवल वही दंड और उन्हीं प्राधिकारियों के द्वारा दिया जा सकता है जो स्वयं संविधान में उल्लिखित है। हमने कहा आपसे कि संविधान देश का मूल कानून, फंडामेंटल लॉ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो देश के जो संचालन करने वाले राज्य के 3 मूल अंग हैं, उनके सभी प्रकार के कार्यों, सभी प्रकार की शक्तियों, सभी प्रकार की जो उनकी संगठनात्मक गतिविधियां, उनके बारे में चर्चा करता है। तो आप 104 देखेंगे तो 104 कहता है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यानी अगर आप अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ नहीं लेते, क्योंकि अनुच्छेद 99 के अधीन जब आप शपथ ले लेंगे तभी आप संसद के सदस्य समझे जाएंगे, अन्यथा संसद के सदस्य आप नहीं माने जाएंगे। तो अगर आप नहीं लेते हैं तो संसद के सदस्य नहीं है, और उसके बाद भी आप संसद में घुस रहे हैं, संसद में बैठ रहे हैं, तो प्रिविलेज, संसद का जो विशेषाधिकार है उसका हनन माना जाएगा। उसके लिए जो आपको दंड दिया जा सकता है वो 104 में लिखा है। यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निर्हरित कर दिया गया हूं, यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपए की शास्ति का भागी होगा, जो संघ को दे ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। यानी 500 रुपए पर डे ये आप पर जुर्माना लगेगा जितने दिन आप इस रूप में संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेते रहेंगे। और वो 500 रुपए आप नहीं देंगे अगर, क्योंकि 500 रुपए पर डे आपसे वसूले जाएंगे, तो सवाल यह कि 2 बातें आपके पास हो सकती हैं, या तो आप देंगे या नहीं देंगे। दे देंगे तो बात खत्म, और नहीं देंगे तो आपकी मर्जी कतई नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि अगर आपकी मर्जी ही चलेगी तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं बचा। तो वो संघ को दे ऋण के रूप में आपसे वसूल लिया जाएगा। ऐसे माना जाएगा मानो आपने गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, और लोन वसूली की जो कार्रवाइयां होती हैं, आरसी कटना, फलाना ढिमाका, वो सारी आपके खिलाफ अमल में लाई जाएंगी और संघ को दे ऋण के रूप में आपसे वसूल ली जाएंगी। तो ये 104 ये आपका पूरी तरह 103 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके साथ पढ़ा जाता है। उस दिन समय नहीं बचा था, ये हो गया। अब जो शुरू होगा विशेषाधिकार, कहता संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, तीनों की चर्चा कर रहा है। संसद अपना काम इफेक्टिवली कर पाए, इसके लिए संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार ये दिए गए। वो विशेषाधिकार कौन से हैं, उनकी चर्चा 105 में हुई। कहता है इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रखते हुए संसद में वाक स्वातंत्र होगा। यानी संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता अनियंत्रित नहीं है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार। कहता है इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, यानी ये नहीं कि एमपी के रूप में आप कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। वाक स्वतंत्र है,
लेकिन संविधान के उपबंधों के अधीन। और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले जो स्थायी आदेश, ये नियम वगैरह बनाए जाएंगे उनके अधीन रहते हुए। और नियम बनाने की और स्थायी आदेश देने की ताकत कहां मिली है? अनुच्छेद 118 है, पहुंचेंगे वहां देखेंगे। अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद के जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उन्हें अपने हाउस की प्रक्रिया को विनियमित करने का हक होगा। वो रेगुलराइज ये कर पाएंगे अनुच्छेद 118 की व्यवस्था के मुताबिक। और अनुच्छेद 121 ये कहता है कि आपका किसी भी न्यायाधीश के संबंध में कोई चर्चा ये संसद के सदनों में नहीं चलेगी। तो अगर संविधान के उपबंध मना कर रहे हैं तो आपके विशेषाधिकार किसके अधीन है? संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और हाउस की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले जो स्थायी आदेश हैं और जो नियम हैं उनके अधीन रहते हुए। इसी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति व्यवस्था को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन किसी को बोलने की अनुमति देते हैं और किसी को बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। और अगर अनुमति न दिए जाने पर भी आप बोलने का प्रयत्न करोगे तो पुलिस नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि हाउस में अनुशासन बनाए रखना ये स्वयं उनका काम है। और फिर वो क्या करेंगे? आपका मार्शल बुलाएंगे और आपको उठाकर बाहर कर देंगे। पुलिस नहीं बुलाई जाएगी क्योंकि ये हाउस का विशेषाधिकार है। हाउस में अन्य किसी की कोई, ठीक है, आपका ताकत वहां है ही नहीं। वहां सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष और सिर्फ हाउस के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वही काम करेंगे। लेकिन जो मेंबर्स हैं उन्हें वाक स्वातंत्र रहेगा, लेकिन वाक स्वातंत्र रहने में उन्हें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो संविधान के उपबंधों का, और दूसरा हाउस की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले जो स्थायी आदेश और नियम वगैरह। ये आप संविधान के उपबंधों को देखेंगे तो केवल एक उपबंध मिलेगा जो उनकी वाक स्वातंत्र पर प्रतिबंध लगा रहा है। वो अनुच्छेद 121 है। और अनुच्छेद 121 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं उनके आचरण के बारे में कोई चर्चा लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होगी। लेकिन ये तब होगी जब उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव ये विचाराधीन हो। जब तक उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन न हो तब तक नहीं होगी, क्योंकि जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तब तो ये बताया जाएगा कि तुम किस कारण हटाए जाने के लिए प्रस्तावित हो। और जब यह बताया जाएगा तो आपके कदाचार की चर्चा ये तो होनी होनी है। लेकिन इन नॉर्मल डेज हाउस इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण की कोई चर्चा ये नहीं हो, ताकि जुडिशरी को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाया जा सके। और ये कोई, ठीक है, आपका कल्पनाओं की बात नहीं है। आप तो शायद होंगे तो आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका तो संविधान पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से संविधान वो है जो आप जानते हैं, जबकि जो आप जानते हैं उसका संविधान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुई थी चारा घोटाले में, और जगन्नाथ मिश्रा छोड़ दिए गए थे। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बयान आया था कि वो तो पिछड़े हैं इसलिए उन्हें सजा हो गई, वो चूंकि ब्राह्मण है इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। और ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्येक क्वार्टर से ये अधिकृत स्टेटमेंट जारी किए गए। जब कोर्ट इस पर आ गया कि हम अब कंटेम्प्ट का संज्ञान लेंगे, तब वो लफाजी रोकी गई। इस देश में तो यह भी होता है, यानी आप भ्रष्टाचार करोगे
आपको सजा हो जाएगी। फिर आप ये बताओगे कि हम बैकवर्ड हैं इसलिए सजा हो रही। तो इस प्रकार के प्रावधान फ्रेमर्स के दिमाग में रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर गालियां बकेंगे। तो जुडिशरी आप ही सही बात कहने से इसलिए डरते हो कि लोग हमारी आलोचना करेंगे और इन मूर्खों का जवाब देगा कौन। हम ही कई बार बात को नहीं कहते हैं इसलिए क्योंकि कुछ बेवकूफ टाइप के आ जाएंगे, कमेंट करेंगे। अब उन मूर्खों की बात का जवाब दो तो उन्हीं के स्तर पर आओ, अगर उनका जवाब दो तो उन्हीं के स्तर पर आओ और अपना दिमाग खराब करो। इसलिए नीति का यह सिद्धांत याद कर लेते कि मूर्ख और मृतक इसके प्रति मौन रहो। मूर्खों के बारे में कुछ बोलो ही मत, उन्हें मूर्खता के साथ एंजॉय करने दो। उनकी मूर्खता खुद ही उन्हें एक दिन उनकी नियति को पहुंचा देगी। तो इसलिए फ्रेमर्स ने यह बात रखी है कि अगर जुडिशरी को नहीं बचाया गया तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो उद्देश्य हैं उनके लिए आलोचना वहां की जाएगी और फिर ठीक बात कहने से लोग घबराएंगे, ठीक बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये ठीक क्यों नहीं है कि सब जिसे रिजर्वेशन का लाभ मिल गया और इस स्थिति में आ गया है वो कि अब उसके साथ कोई भेदभाव संभव नहीं, तो उसे रिजर्वेशन का लाभ क्यों मिलना चाहिए? मिलना ही नहीं चाहिए। तो क्रीमी लेयर को हटाने का सिद्धांत कहां से गलत है? लेकिन आप क्रीमी लेयर को हटाने का सिद्धांत अभी प्रतिपादित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने हर क्वार्टर सूत्र गालियां मिल रही थी। इवन यहां तक था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की व्याख्या करते हुए अगर वीडियो भी बना रहे हैं और डाल रहे हैं तो भी गालियां मिल रही हैं। ठीक है कि आप वो भी नहीं कह सकते कि आप ठीक बात कह ही नहीं सकते। ठीक बात आप कहेंगे आपकी आलोचना शुरू, आपको गालियां शुरू। तो ये चीज न हो सके जुडिशरी के साथ और जुडिशरी फियरलेसली अपना काम कर पाए, इसके लिए अनुच्छेद 121 रखा गया और वाक स्वातंत्र मिला है। कहा? अनुच्छेद 105(1) में उन्होंने कहा है कि आपका वाक स्वतंत्र होगा संसद के सदस्यों को, लेकिन इस संविधान के उपबंधों के अधीन। और जब इस संविधान के उपबंधों के अधीन होगा मीनिंग देयर बाय आप वो कह ही नहीं सकते जिसे कहने से यह संविधान स्वयं रोक देता है। और अनुच्छेद 121 इसी संविधान का पार्ट है और वो ये कहता है कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कोई चर्चा वहां नहीं करोगे जब तक कि उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन न हो। आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं, हटाइए। और हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। जब पहुंचेंगे हम सुप्रीम कोर्ट आपको बताएंगे 124, 3, 4, 5 सारा समझाएंगे। हटाना बच्चों का खेल नहीं है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इतनी आसानी से हटाया जा सकता तो फिर तो सारा नासी हो चुका होता। इसका मतलब यह नहीं कि वे गड़बड़ नहीं करते, अभी विशेषाधिकारों पर चर्चा करेंगे, वो क्या करते हैं वो भी बताएंगे। इसीलिए बार बार कहते कि कानून ही सर्वोच्च होना चाहिए और कानून ही सर्वोच्च है। व्यक्तियों पर कोई भरोसा नहीं हो सकता और व्यक्तियों से बनने वाली संस्थाओं पर भी कोई भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। चाहे वो न्यायालय हो चाहे विधायिका हो, ऊपर कानून ही होना चाहिए और वही स्थिति निर्मित की गई। यही एक चीज समझ लेंगे, हाउस पूरी तरह स्वतंत्र है, हाउस में कुछ नहीं किसी का हस्तक्षेप है। लिखा है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन और सदन को चलाने के लिए जो नियम और स्थायी आदेश ये दिए जाएंगे
उनके अधीन रहते हुए सदस्यों को वाक स्वातंत्र होगा। इसका मतलब यह निकला कि संविधान के उपबंधों का पालन ये संसद के सदस्यों द्वारा अपेक्षित है। लोग, लेकिन जो कुछ आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित है वो सब आप करते ही थोड़ा ही हो। अगर जो कुछ आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित वो सब कुछ आप करते ही हो तो फिर कानून और व्यवस्था इसे बनाने का कोई मतलब है ही नहीं। ये बनेगी ही क्यों? बनानी तो इसीलिए पड़ती, जो आपसे किया जाना अपेक्षित है वो आप करते ही नहीं, तो सिर्फ लिख देने से तो काम चलेगा नहीं। कि संविधान के उपबंधों के अधीन और हाउस के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स और रूल्स बनाए जाएंगे उनके अधीन रहते हुए आपको वाक स्वातंत्र होगा। क्योंकि ऐसे पार्लियामेंटेरियन थोड़े कमी हैं जो इन बातों के आधार पे ही अपने आचरण को रेगुलराइज ये रखेंगे। हो सकता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आलोचना करें, और की जब अनुच्छेद 31 पर पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे अनुच्छेद 31 को अमेंड करने के लिए जो प्रपोजल्स लाए गए पार्लियामेंट के अंदर, तत्कालीन कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी आलोचना वहां की थी कि अगर वो हाउस में न होती, बाहर होती, तो कंटेम्प्ट का संज्ञान होता। वो सिर्फ हाउस में थी इसलिए कंटेम्प्ट का संज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वाक स्वतंत्र है वो। लेकिन अनुच्छेद 121 ये कहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी आपने किया, क्या तब निर्णय लेने का हक न्यायालय को है? अगर अनुच्छेद 121 की व्यवस्थाओं के मुताबिक जिस ढंग का आचरण होना चाहिए था संसद के सदस्य का, वो नहीं रहा है, यानी उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के आचरण के संबंध में टीका टिप्पणी वहां की है जो वो नहीं कर सकता था संविधान के, क्योंकि आपको विशेषाधिकार मिला है 105 सबसेक्शन 1 में। 105 सबसेक्शन 1 में नो डाउट ये कहा है कि वाक स्वातंत्र होगा, लेकिन वाक स्वातंत्र होगा उससे पहले कुछ और शब्द भी लिखे हैं, और जो और शब्द लिखे हैं उनका भी उतना ही महत्व है जितना महत्व इन शब्दों का है कि आपको वाक स्वातंत्र होगा, क्योंकि आप मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू नहीं कर सकते। सेंटेंस को पूरा पढ़ना होगा। आपको अगर वाक स्वतंत्र होगा तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन होगा। हाउस का जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करने वाले हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होगा आपको। आप ये तो नहीं कह सकते कि वाक स्वतंत्र होगा, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हालांकि अक्सर मांगे आप इसी ढंग की करते हैं। आप उस सेक्शन को या सेक्शन के उस भाग को पढ़ने से इनकार करते हैं जो आपके आचरण पर कोई प्रतिबंध लगा रहा होता है, जो आपको स्वतंत्रता दे रहा होता है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। तो नो डाउट आपको वाक स्वातंत्र है, और वाक स्वातंत्र का विस्तार कहां तक है इसकी भी चर्चा करेंगे कि वाक स्वातंत्र का विस्तार कहां तक है। वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अनियंत्रित नहीं है। आपको कितना भी वाक स्वातंत्र है वो है इस संविधान के उपबंधों के अधीन, और इस संविधान के उपबंधों का आपके द्वारा ख्याल रखा जाना यह अपेक्षित है। लेकिन जो कुछ अपेक्षित है वो आप करोगे ही, जरूरी नहीं, और कई बार नहीं किया गया। अनुच्छेद 31 जो पढ़ेंगे बताएंगे, आपको दिखाएंगे नहीं किया। क्या उस दशा में जबकि अनुच्छेद 131 निकला, अनुच्छेद 121 का उल्लंघन करते हुए कोई स्पीच आदि डिलीवर की गई पार्लियामेंट में, तो न्यायालय इस स्पीच की जो जस्टिफिकेशन और औचित्य है उसके बारे में कोई न्याय निर्णय कर सकता है? इसको भी नहीं कर सकता।
इसको भी नहीं कर सकता। ये भी हाउस का ही प्रिजाइडिंग अफसर देखेगा कि अनुच्छेद 121 का वायलेशन न हो। इस संबंध में भी न्यायालय कुछ नहीं करेगा। आपकी ये गलतफहमी हम दूर कर रहे हैं बार बार कि न्यायालय, आपको लगता है जाने क्या है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको लगता है कि न्यायालय तो जाने कोई जादू का पिटारा है जो जाने क्या कर देगा। राज्य के 3 अंग हैं, तीनों इक्विवेलेंट फुटिंग पर हैं, इक्वल फुटिंग पर हैं, और हमने आपसे लगातार कहा है कि उनके बारे में वर्टिकली सोचना छोड़ दीजिए, हॉरिजेंटली सोचिए। वे एक ही तल पर हैं। लेकिन मूर्खों के सामने इस बात को बिल्कुल न कहिएगा, मूर्ख आपकी हंसी बनाएंगे। और मूर्ख काला कोट पहनकर भी घूमते हैं, मूर्ख लॉ कॉलेजों में शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में भी टहलते हैं, और मूर्ख पीठासीन भी होते हैं। इसे मूर्खता कहीं भी पाई जा सकती है। हालांकि हो सकता है 10-20 कमेंटों में गालियां भी मिले इसी बात पर, ठीक है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। मूर्ख कहीं पाया जा सकता है, तो मूर्खों की बातों का कोई वो नहीं है। ये हॉरिजेंटल व्यवस्था है, ये वर्टिकली नहीं है। कोई न्यायालय बड़ा नहीं, कोई विधायिका बड़ी नहीं, कोई सरकार बड़ी नहीं। संविधान जैसा कहता है वैसा ही होगा। और जब हाउस का प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि हाउस की कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ये विशेषाधिकार उसे इसीलिए दिया गया कि इस विशेषाधिकार के बिना उसका काम संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे विचारक हैं, और वो लिखना चाहते हैं, और उनके लिखने से सोसाइटी का भला होगा, ये भी तय है। लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते क्योंकि सोशल मीडिया पर मूर्खों की भरमार है, और मूर्ख हर विषय पर अपने ही ढंग से सोचता है। और आप अपने ढंग से सोचें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप खूब सोचें और अपनी बात कहें भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप दूसरे को जिसे ट्रोल करना कहा जाता है, वो तो न करें। कई सारे लोग सिर्फ इसीलिए नहीं लिखते हैं कि मूर्खों के मुंह कौन लगे। और मूर्ख की एक और विशेषता है, वो कूद के आपकी बाल पर आएगा, भले ही आप उसकी बाल पर जाओ या न जाओ। हम तो कई बार कह देते हैं कि ये जो ताकत हमें समझाने में लगा रहे हो, अब हम 55 साल के हो गए, अब हम आपकी बात समझेंगे नहीं। ये ताकत कहीं और लगाओ, और लोगों को समझाने में लगाओ, तो ज्यादा उनकी बात समझ में आएगी। तो आपका ये स्वातंत्र जरूरी है, अन्यथा लोकसभा या राज्यसभा उन्हें कानून बनाने हैं। अगर उनकी कार्रवाइयों में हक, ठीक, कार्रवाइयों में भाग लेने का हक किसी को भी दे दिया गया तो काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाउस को विशेषाधिकार है कि वहां जो कुछ बोला जाएगा उसके बारे में कोई कार्रवाई कहीं नहीं चलेगी, कहीं नहीं। आप रेमेडी लेस हैं हाउस में कही गई बात के संबंध में, और आप सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके बारे में भी वहां कुछ कहा गया है तो निर्णय लेने का हक स्वयं हाउस का है, ठीक है। ये कहां से स्पष्ट होगा, आप देखें सबसेक्शन 2 देखें, कहे संसद में या उसकी समिति के किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई का मतलब हुआ चाहे कार्रवाई का नेचर सिविल हो, चाहे कार्रवाई का नेचर क्रिमिनल हो, और चाहे आप रिट के लिए पहुंचे, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप बेयर के शब्दों को उनके पूरे प्रभाव के साथ नहीं पढ़ते, ये और बड़ी दिक्कत है कि उनका जो प्रभाव है उन शब्दों को
उस प्रभाव के साथ न पढ़ते हैं न समझते हैं, क्योंकि आपकी मान्यताएं ही है, लिखा है, होता थोड़ी है ऐसा। और यही मूर्ख आपको बताते हैं कि लिखा रहता है, होता थोड़ी वैसा। जो लिखा है वो अलग है, जो होता है वो अलग है। इसलिए आपकी ये मान्यताएं बनती हैं। उसने कहा किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अनुच्छेद 121 का वायलेशन करते हुए किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के संबंध में कोई बात कही भी गई है तो भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं चलेगी, तो भी न्यायालय उस पर एडजुडिकेट करे नहीं होगा। इवन कंटेम्प्ट किया गया है तो भी नहीं, क्योंकि कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी कोई कार्रवाई इसमें आती है। उसने कहा कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, मतलब कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। और जरा अपने दिल पर हाथ रखो और यह शब्द बताने से पहले अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑप्शन बना के कि सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल होगी या हाई कोर्ट में या कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, तो क्या ऑप्शन चुनोगे? हमेशा या तो सुप्रीम कोर्ट चुन लोगे या हाई कोर्ट। कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आप रेमेडीलेस हैं पूरी तरह संसद की कार्रवाइयों के संबंध में। कुछ नहीं हो सकता, संसद में पूरी तरह वाक स्वतंत्र है। एक चीज सबसे पहले इस पर विचार कर लेना चाहिए, वाक स्वातंत्र के विस्तार पर हम चर्चा करें इससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि कौन से विशेषाधिकार ये प्राप्त है, क्या विशेषाधिकार हैं जो संसद के सदस्यों को मिले हुए हैं। तो आप देखें, ठीक है, कहता है एक तो वाक स्वातंत्र होगा, ठीक है, संसद की कार्यवाही में वाक स्वतंत्र, तो यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये विशेषाधिकार है। और इस विशेषाधिकार का जो विस्तार है वो बिल्कुल असीमित है, केवल दो सीमाएं लगाई। एक इस संविधान के उपबंधों के अनुसार, ठीक है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और दूसरा संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले जो नियम स्थायी आदेश हैं उनके अधीन रहते हुए वाक स्वातंत्र होगा। यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये उनका विशेषाधिकार है। और ये विशेषाधिकार आपकी तुलना में बहुत बढ़ा हुआ है। आपको जो विशेषाधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है उस पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने का राज्य को हक है। और 8 या 10 शीर्षक हैं जो अनुच्छेद 19(2) में बताए गए हैं। उन शीर्षकों के मुताबिक आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। जहां तक पार्लियामेंट के सदस्यों की वाक या बोलने की स्वतंत्रता है, संसद के सदस्य के रूप में, और संसद के सदस्य के रूप में वो कहां बोलेंगे? संसद के भीतर। हमने आपसे बार बार कहा कि व्यक्ति की कई हैसियतें होती हैं और प्रत्येक हैसियत में उस हैसियत के अनुरूप उसे व्यवहार करना होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कॉलेज में विद्यार्थी हैं, वहां लड़के के तौर पर आपका व्यवहार अनुचित माना जाएगा, लेकिन सड़क पर आप लड़के के समान व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। वहां आपको कॉलेज के अनुशासन मानने होंगे। तो संसद के सदस्यों का जो बोलने का हक है वो संसद में है। संसद के बाहर अगर बोलेंगे तो भारत के नागरिक के रूप में बोलेंगे, ठीक है ना। संसद के बाहर उनकी हैसियत भारत के नागरिक की होगी, किंतु संसद के भीतर संसद के सदस्य की होगी। और संसद के सदस्य के रूप में जब वो बोलेंगे तो उनके बोलने पर सिर्फ 2 प्रतिबंध,
जो स्वयं इस संविधान ने लगाया हो, और दूसरा जो संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियमों और स्थायी आदेशों के द्वारा लगाया गया हो। तीसरा कोई प्रतिबंध नहीं। और संसद में जो वो बोलेंगे उसके संबंध में उन्हें इम्यूनिटी, उन्मुक्ति प्राप्त है। और हम लोगों ने हाफील्ड का क्लासिफिकेशन देखा था अधिकारों का, वहां ज्यूरल अपोनेंट ये भी बताए गए थे, ठीक है। और वहां कहा गया था कि अगर एक व्यक्ति में इम्यूनिटी है तो दूसरे में निर्योग्यता होगी, ठीक है ना। तो संसद के सदस्यों को अगर इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक, उन्मुक्ति मिली हुई है, तो बाकी सब निर्योग्य होंगे कि वो संसद के सदस्य के तौर पर जब बोल रहे होंगे तो उस बोलने से किसी भी प्रकार के दायित्व का सृजन ये करने में सभी निर्योग्य होंगे, कोई कर ही नहीं सकता। और ये कहा लिखा आपका 105 सबसेक्शन 2 कहता है संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात का या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी 105 सबसेक्शन 2 कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख यह भी कर रहा है और साथ ही साथ 105 सबसेक्शन 2 उन्मुक्तियों का उल्लेख यह भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। 105 सबसेक्शन 1 एक जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहा है। 105 सबसेक्शन 1 केवल इतना कह रहा है कि संविधान के उपबंधों के अधीन और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले स्थायी आदेश और नियमों के अधीन रहते हुए संसद के सदस्यों को वाक स्वातंत्र होगा। इसका मतलब 105 सबसेक्शन 1 को पढ़े तो केवल इतनी बात क्लियर होती है कि संसद के सदस्य जो हैं, संसद के सदस्य के रूप में जब संसद की कार्यवाहियों में बोलेंगे तो उनकी जो बोलने की स्वतंत्रता है वो आपसे बढ़ी हुई है, क्योंकि आप कहीं बोले, आप संसद में तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि संसद में तो आप घुस भी नहीं सकते। यह भी उनका विशेषाधिकार है। कहां पर लिखा है यह भी दिखाएंगे अभी। और यह अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही है। और हमने आपसे बार बार कहा कानूनों में अभिव्यक्त रूप से भी कुछ चीजें लिखी जाती हैं और विवेक्षित रूप से यह भी लिखी जाती हैं, दोनों बातें चलती हैं। इसलिए जो लिखा है आगे उसका मतलब ही है कि अगर आप संसद के सदस्य नहीं है तो आप घुस ही नहीं सकते संसद में, बोलना तो दूर की बात है। लेकिन संसद के सदस्य जब संसद में बोलेंगे तो उन्हें वाक स्वातंत्र रहेगा, दो प्रतिबंध उन पर रहेंगे। आप संसद में तो घुस ही नहीं सकते, संसद के अलावा कहीं भी बोलेंगे तो आपके बोलने पर प्रतिबंध 8 या 10 शीर्षक जो अनुच्छेद 19(2) में बताए गए हैं उनके नाते से लगाया जा सकता है। उनके ऊपर सिर्फ दो लगेंगे। ये कहां लिखा? अनुच्छेद 105(1) में। आपके ऊपर 8 या 10 शीर्षकों के अंतर्गत और आप पर अगर प्रतिबंध लगाया गया है और आप उस प्रतिबंध का वायलेशन करते हैं तो आपको न्यायिक कार्यवाहियों का सामना यह भी करना पड़ सकता है। अब वो अगर अनुच्छेद 105(1) के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का वायलेशन भी करेंगे तो भी अनुच्छेद 105(2) के मुताबिक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती।
लेकिन ऐसा केवल तब होगा जब वो संसद के भीतर बोल रहे होंगे। संसद के बाहर उनकी हैसियत भी देश के आम नागरिक की होगी और उसी रूप में वो बोल सकेंगे। और इसका दुरुपयोग देश के राजनीतिज्ञों के द्वारा खूब किया जाता है। विशेषकर अरविंद केजरीवाल का नाम तो उल्लेखनीय है इस संबंध में, क्योंकि इस धूर्त आदमी को दूसरों पर आरोप लगाने की पुरानी आदत है। आप खूब आरोप लगाओ, सिद्ध भी तो करो, फिर न सिद्ध कर पाओ तो फिर परिणाम ये देखो, दोनों काम करने पड़ेंगे ना। लेकिन ये भला आदमी जब आरोप लगाएगा दिल्ली विधानसभा में, वहां वाक स्वतंत्र है, संविधान के उपबंधों के अधीन, ये हाउस का प्रोसीजर रेगुलेट करने वाले जो स्थायी आदेश है, नियम है, उन्हें छोड़कर आपके खिलाफ, ठीक है, कुछ हो ही नहीं सकता। वहां जो कुछ बोला जा रहा है उसके संबंध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई चलेगी ही नहीं। आप कुछ भी गालियां बको, वहां कोई मुकदमा लिख ही नहीं सकता। और देश की जनता तो छोड़ो, लॉ स्टूडेंट और लॉ से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में इस बात को जानते ही नहीं है। और वो चर्चा करते हैं कि जब अगर झूठ था तो मुकदमा काहे नहीं किया, मुकदमा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देश के राजनीतिज्ञों के द्वारा इस व्यवस्था का दुरुपयोग, ये दी गई थी भले के लिए, दी तो इसलिए थी कि वे फियरलेसली वहां अपनी बात रख पाए हैं। क्योंकि अगर बोलने में आप कोई संकोच का अनुभव कर रहे हो तो फिर आप किसी पॉलिसी पर ठीक से नहीं बोल सकते। अगर आपको डर है कि हमने कुछ कहा और हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो फिर आप पूरी तरह खुद को अभिव्यक्त नहीं करोगे। और अगर आपने पूरी तरह खुद को अभिव्यक्त नहीं किया तो पॉलिसीज बहुत बेहतर ढंग से नहीं बन सकती। तो हाउस को जो विशेषाधिकार दिए गए वो तो इसलिए, उसका दुरुपयोग इस रूप में होता है। मैं खड़े होकर चाहे जो कुछ कह देते हैं और चाहे जो कुछ अपने करते हैं, और किसी सदन में कोई जो कुछ कहा गया उसके लिए कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में नहीं चलेगी। हुआ है 1970 में तेज किरण वर्सेस, ठीक है, तेज किरण वर्सेस संजीव रेड्डी, शायद ये मुकदमे का नाम। ये तेज किरण जो थे जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य थे। 1970 के दशक में, या तो 1969 होगा या 1970 होगा, पटना में कोई कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता के संबंध में शंकराचार्य ने कोई रिमार्क कुछ कहा होगा। उसके संबंध में शंकराचार्य के संबंध में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स, कुछ ऐसी बातें हाउस में बोली गई जिसकी बाबत मानहानि का मुकदमा ये लाए। उनके दो शिष्य जिनमें तेज किरण भी थे, 105(2) का सवाल उठा। अल्टीमेटली मसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 105(2) विशेषाधिकार देता है कि संसद में जो कार्यवाही बोला जाएगा, ये जो वोट दिया जाएगा, उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही। अब देखिए, उसके संबंध में यह और बड़ी बात हो गई। कहता है आपका, फिर देखें, कहता है संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी उसने कोई बात बोली है, उसके संबंध में कोर्ट ने इसको नरसिंह राव के केस में डिफाइन किया है, और जो डिफाइन किया है उसके मुताबिक अब पोजीशन ये आ गई है कि अगर संसद के सदस्य संसद के बाहर संसद में लंबित किसी विधेयक आदि के संबंध में कोई चर्चा किसी मिनिस्टर से करते हैं और उससे कोई कार्यवाही ये अगर जन्म ले तो वो भी नहीं चलेगी
क्यों? क्योंकि वो चर्चा भी संसद में लंबित विधेयक के संबंध में है या संसद की कार्यवाही के संबंध में वो बात बोली गई है, इसलिए उसके संबंध में भी ये स्थिति आ गई है कि उनके विशेषाधिकारों के नाते किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं चलेगी। जबरदस्त विशेषाधिकार है, लेकिन वो केवल संसद तक है। और आपका विधानसभाओं के संबंध में सेम आर्टिकल 194 है, उसमें भी इसी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं वही राज्यों की विधायिकाओं के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार है। तो उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी ये दी गई, यहां तक कि अगर 121 का उल्लंघन भी करें तो भी हाउस के ही प्रिजाइडिंग अफसर ये डिसाइड करेंगे। आपने तेज किरण के मामले में क्योंकि हाउस के अंदर कहा गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीधे लिखा है 105 सबसेक्शन 2 में कि अगर हाउस अपना काम कर रहा है और फिर कोई बात कही गई है या वहां कोई वोट दिया गया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। किसी कार्य आप बिल्कुल रेमेडियलेस हैं, कुछ नहीं होगा। अब इसका दुरुपयोग कैसे हुआ, मजेदार है। नरसिंह राव की सरकार अल्पमत सरकार थी, जैसे इस समय 240 एमपी इनके पास है, सरकार बनती है 273 पर, कोलाइशन गवर्नमेंट। नरसिंह राव को जितने लोगों ने सपोर्ट किया था उसके बाद भी वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए थे, यानी 273 नहीं थे उनके पास। लेकिन सरकार को हमेशा जो सदस्य मौजूद हैं उनमें बहुमत में होना होता है, तो संपूर्ण विपक्ष कभी वहां मौजूद होता ही नहीं था, इसलिए सरकार चलती रहती थी। ठीक है भाई, 545 मौजूद हो तब 273 चाहिए, 545 मौजूद नहीं तो 273 थोड़ा चाहिए। ठीक है, नरसिंह राव गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये आ गया। अब जब अविश्वास आ गया तो वही होती है, कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप कहोगे हम विपक्षी हैं तो फिर विपक्षी बनना पड़ेगा, और अगर सरकार को सपोर्ट करोगे तो फिर भाई दिखाई देगा ना कि आपने ही सरकार बचाई है। क्योंकि जनता न तो पॉलिटिकल बातें जानती है ना उसकी कोई रुचि होती है, इसलिए मीठा मीठा गप चलता रहता है। वहां सरकार को सपोर्ट करके उससे फायदे भी लेते रहते हैं सरकार से, और बाहर बताते रहते हैं हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो अपोजिशन में हैं, ये करते हैं। इस स्थिति को कई बार जनता के सामने लाने के लिए ठीक है अविश्वास प्रस्ताव ये ले आते हैं। ठीक है, अब अविश्वास ले आए, ठीक है, अब जब अविश्वास ले आए तब तो आप क्लियर करोगे रुख, या तो पक्ष में मतदान करो या विपक्ष में। पक्ष में करोगे तो सरकार के जाने का खतरा है, और विपक्ष में करोगे तो सरकार बचेगी। तो आप जनता के बीच पता लगेगा कि सरकार समर्थक है। तो नरसिंह राव की सरकार के विरुद्ध अविश्वास आ गया, क्योंकि अल्पमत सरकार थी, इसलिए बातें तो बड़ी बड़ी नैतिकता की गई और की जाती हैं। लेकिन नरसिंह राव सरकार के वरिष्ठ लोगों द्वारा सांसद खरीदे गए, और खरीदे जाने वाले सांसदों में हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी जगह चंपई सोरेन को बनाया, फिर वो जेल से जब वापस आए चंपई सोरेन को हटा के खुद बने हैं। इनके पिताजी यानी खानदानी रूप से रिश्वती हैं, खानदानी रूप से। और उनपे भी जब अभी ईडी की कार्रवाई हुई थी तो ये बताया गया था कि वो तो साहब इसलिए हो रही क्योंकि वो आदिवासी है,
अब बताइए क्या ये एक ट्रेंड चल पड़ा है देश में, यानी आप पर आपराधिक कार्यवाही हो रही है, आप ये बता रहे हो, ठीक है, और आपके पिताजी पर भी इसीलिए हुई थी, ठीक है। 5 एमपी झारखंड मुक्ति मोर्चे के, उन्हें रिश्वत दी गई। किसने दी? कांग्रेस के लोगों ने। किस लिए दी? कि आप सरकार के पक्ष में मतदान करिए, इसलिए दी। उन्होंने सरकार के पक्ष में मतदान किया, सरकार बच गई। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अपराध है। अच्छा, मुकदमा दर्ज होना ये तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं। 156(3) और देयर आर सो मेनी रेमेडीज आर अवेलेबल। सरकार ही मुकदमा दर्ज करे ये तो होता नहीं, सरकार की इच्छा के बिना भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो बीइंग ए वकील, ये हम जानते हैं, एक बार दर्ज होने की बात है, एक बार दर्ज हो गया बस, उसके बाद सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। उसके बाद तो कानून की प्रक्रिया है, वही फॉलो होती। जनता को भले इस पर राय रत्ती विश्वास ना हो, और वकील इस अविश्वास को बढ़ाते भले ही हो, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन हम भी वकील हैं और हम ये जानते हैं कि एक बार दर्ज हो गया और आप डटे रहे तो भगवान ही बचाएगा फिर आपको, ठीक है। कानून का शिकंजा वो है जब फंसते हैं आप इसमें, फिर आपको बचने के लिए रास्ते नहीं मिलते। मुकदमा दर्ज हो गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अब चार्जशीट फाइल हो गई। अब सवाल 105 सबसेक्शन 2 का उठा। जो 105 सबसेक्शन 2, अब जरा देखते हैं क्या कहता है। संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रिश्वत लेकर वोट ही तो दिया है, और वोट कहां दिया? संसद में। वोट तो संसद में दिया, सरकार के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में जो मतदान किया, कहां किया? संसद में। और संसद में दिए गए वोट के संबंध में या संसद में कही गई किसी बात के संबंध में कोई कार्रवाई है ये नहीं होगी। ये लिखा है 105 सबसेक्शन 2 में, और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, सर्वोच्च। इसके विरोध में कोई कानून नहीं हो सकता, ठीक है। 2 लोगों ने कोई बात मेरी नहीं सुनी, एक इनने एक इनने। नहीं आया ना कुछ भी समझ में? सही से बोल दो, कुछ भी समझ में नहीं आया ना? ठीक है, तुम्हें भी कुछ नहीं आया, खैर। तो 105 सबसेक्शन 2, 2 बातें यहां लिखा है, बोलने के संबंध में और संसद में दिए गए वोट के संबंध में कोई कार्रवाई किसी भी न्यायालय में नहीं चलेगी। अब चार्जशीट तो आ गई, मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया कि मुकदमा चलेगा या नहीं। अब 2 सवाल हैं न्यायालय के समक्ष। एक कि क्या ये जो लाइबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उत्पन्न हुई है, ये संसद में दिए गए वोट के संबंध में है, ठीक है ना। अगर ये संसद में दिए गए वोट के संबंध में है तब तो कोई कार्रवाई चलेगी ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न के 3 पक्ष हैं, एक जिसने रिश्वत दी, एक जिसने रिश्वत ली, और तीसरा वो पक्ष है जिसने रिश्वत के लेने के बाद जिस बात के लिए रिश्वत ली थी वही काम किया। और इसमें एक पक्ष और था, अजीत सिंह नाम के एमपी थे जिन्होंने रिश्वत भी ली थी और वोट भी नहीं दिया था, ठीक है। अब 4 प्रकार की बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। एक, जिन्होंने रिश्वत दी, चार्जशीट तो सबके खिलाफ है, चार्जशीट तो सबके खिलाफ, क्योंकि दोषी सब है। कौन कौन? एक जिसने रिश्वत दी, एक जिन्होंने रिश्वत ली, और फिर रिश्वत लेने वालों के 2 वर्ग हैं। रिश्वत लेने वालों में कुछ एमपी हैं जिन्होंने रिश्वत भी ली और रिश्वत के मुताबिक ही काम भी किया, वोट भी
रिश्वत देने वालों की मर्जी के मुताबिक दिया। और दूसरे अजीत सिंह हैं जिन्होंने रिश्वत ली, लेकिन रिश्वत देने वालों की मर्जी के मुताबिक वोट नहीं दिया। ठीक है, अब क्या इन सभी पर मुकदमा नहीं चलेगा? एक बात। और दूसरा, क्या सब पर चलेगा? ठीक है, और तीसरा, क्या कुछ पर चलेगा, कुछ पर नहीं चलेगा? ये सवाल उठे अनुच्छेद 105 सबसेक्शन 2 की लाइट में, क्योंकि अनुच्छेद 105 सबसेक्शन 2 कहता है कि संसद का कोई सदस्य संसद में अगर कोई बात कहता है या कोई वोट देता है तो उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई ये नहीं की जाएगी। और दूसरी बात, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक होना जरूरी है। लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है रिश्वत लेने के लिए। तो क्या एमपी लोक सेवक है? ये दो सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। संवैधानिक पीठ का गठन हुआ और संवैधानिक पीठ मिनिमम 5 मेंबर्स की होती है। क्या कौन कहता है? अनुच्छेद 145 संविधान का है। वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कभी भी 5 से कम की नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक न्यायपीठ मिनिमम 2 जजों से मिलकर बनेगी, जबकि उच्च न्यायालय में सिंगल जज की न्यायपीठ ये भी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक खंडपीठ मिनिमम 2, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो मिनिमम 5, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लार्जेस्ट केशवानंद भारती अब तक। तो 5 जजों की न्यायपीठ है और 3-2 से फैसला हुआ, यानी 3 जजों ने कहा कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए और 2 जजों ने कहा कि कार्रवाई चलनी चाहिए। और हम सहमत 2 जजों से हैं। हमारा भी मानना कार्रवाई चलनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 105(2) कुछ भी करने को अधिकृत ऐसा नहीं करता, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन में बाधा डालता हो। लेकिन मेजॉरिटी का यह कहना है कि 105 सबसेक्शन 2 यह कहता है कि संसद के किसी सदन में अगर कुछ बोला गया है या कोई मत दिया गया है तो किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं, किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं अगर उस लायबिलिटी का कोई संबंध संसद में बोलने से है या संसद में वोट देने से है। ठीक है, तो अगर कार्यवाही का संबंध संसद में बोलने से है या संसद में वोट देने से, इन शब्दों का उदारता पूर्वक अर्थान्वयन किया। उदारता पूर्वक हमने आपको बताया था कि शब्दों के अर्थान्वयन के 2 तरीके हैं। एक शब्द का अर्थान्वयन ऐसे करते हैं कि शब्द की सीमा में जितनी चीजें आ सकें सब शामिल कर दें हम, और एक शब्द का अर्थान्वयन ऐसे करते हैं कि शब्द का जो सामान्य बोलचाल का अर्थ होता है उसी को लेते हैं। हमने आपको कई बार उदाहरण दिया, कहते हैं मीठा, तो जो हल्का मीठा है वो भी मीठा है, और जो शरबत जैसा मीठा है वो भी मीठा है। अब मीठा शब्द का प्रयोग किसी अधिनियम में हो गया, तो यहां पर मीठे का अर्थ क्या लें? शरबत जैसी मीठी जो चीजें हैं उन्हें यह अधिनियम लागू होगा या प्रत्येक मीठी चीज को यह अधिनियम लागू होगा? क्या अर्थ लें? यह सवाल उठ खड़ा हो सकता है यदि विधायिका ने परिभाषा खंड में स्वयं यह नहीं बताया है कि इस अधिनियम के लिए मीठे की परिभाषा क्या होगी। ठीक है ना? और मीठा स्रोत के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। एक मीठा गन्ने में, एक मीठा फल में, एक मीठा रस में, एक मीठा, ठीक है, कई तरीके से मीठा सामने आ सकता है। किस मीठे को यह लागू है
ये सवाल उठ सकते हैं। और जब ये सवाल उठते हैं तो अधिनियम जिस लिए पारित किया गया, ये देखा जाता है कि आखिर अधिनियम पारित क्यों हुआ, किस बुराई को खत्म करने के लिए अधिनियम ये पारित हुआ है, और वो बुराई प्रभावी रूप से कैसे खत्म होगी। अगर शब्द का हम सीमित अर्थ लें तो वो बुराई इफेक्टिवली खत्म होगी, या अगर शब्द का हम विस्तृत अर्थ ले लें तो वो बुराई खत्म होगी। क्या तरीका हो जिससे बुराई खत्म हो, यह ध्यान में रखा जाता है और उसके मुताबिक शब्दों के अर्थ लिए जाते हैं। ये निर्वचन के सामान्य नियम हैं। अब देखें मेजॉरिटी ने क्या किया है। मेजॉरिटी ने कहा कि शब्द क्या लिखे कि अगर किसी कार्यवाही का कोई संबंध संसद में दिए गए वोट से जुड़ता है, या किसी कार्यवाही का कोई संबंध संसद में जो कुछ बोला गया उससे जुड़ता है, तो किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यह निकला कि ये जो कार्यवाही है ये संसद में दिए गए वोट से संबंधित है। ठीक है, पहली चीज तो ये तय है ये संसद में दिए गए वोट से संबंधित है, तो प्राइमा फेसी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन अब इस कार्यवाही के तीन पक्ष हैं। एक, रिश्वत देने वाले, तो उन्होंने जो रिश्वत दी उसका संसद में दिए गए वोट से कोई संबंध नहीं। रिश्वत उन्होंने पहले दी, वोट बाद में दिया गया। रिश्वत तो आपने पहले दी, वोट तो उसके बाद दिया गया। तो जिन्होंने रिश्वत दी उनका कोई संबंध संसद में दिए गए वोट से नहीं है, उनके कृत्य का कोई संबंध संसद में दिए गए वोट से नहीं है, और उनके द्वारा दी गई रिश्वत का कोई संबंध संसद में बोले गए शब्दों से भी नहीं। ठीक है, इसलिए उनके खिलाफ तो मुकदमा चलेगा जिन्होंने रिश्वत दी। अब सवाल बचता है जिन्होंने रिश्वत ली। इनमें दो वर्ग हैं। एक, उन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत जिस लिए ली थी उसी के मुताबिक वोट दिया, और एक वो जिन्होंने रिश्वत ली किंतु रिश्वत देने वालों की मंशा के अनुरूप वोट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जिन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत देने वालों की मंशा के अनुरूप वोट दिया उनके द्वारा दिए गए वोट का संबंध निश्चित रूप से रिश्वत से है। ठीक है ना, और रिश्वत देने के लिए आप मुकदमा चलाना चाहते हो, तो उन्होंने जो वोट दिया अगर उनके खिलाफ मुकदमा चले तो यह मुकदमा डेफिनेटली उस बात के संबंध में होगा जो संसद में दिए गए वोट से संबंधित है, और अनुच्छेद 105 सेक्शन 2 का वायलेशन होगा। इसलिए जिन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत लेकर रिश्वत देने वालों की मंशा के अनुरूप वोट दिया उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि 105 सेक्शन 2 कहता है कि अगर बात का संबंध संसद में दिए गए वोट से है या संसद में बोले गए शब्दों से है तो कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप ये कहते हो कि इन्होंने रिश्वत लेकर वोट दिया, लेकिन इनका रिश्वत लेना और वोट देना ये परस्पर संबंधित है। भाई रिश्वत लेकर वोट दिया तो रिश्वत लेना और वोट देना इसके बीच परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए रिश्वत लेने के लिए इन पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि 105 सेक्शन 2 मना कर रहा है। और उन लोगों के संबंध में यानी अजीत सिंह के संबंध में उन्होंने रिश्वत ली लेकिन वोट स्वतंत्र दिया, उनके द्वारा दिए गए वोट का कोई संबंध रिश्वत से नहीं है, उन्होंने रिश्वत लेने का स्वतंत्र काम किया है। तो रिश्वत लेकर जिसने वोट नहीं दिया उसके खिलाफ चलेगा मुकदमा, जिन्होंने रिश्वत दी उनके खिलाफ चलेगा, लेकिन जिन्होंने रिश्वत ली और वोट भी नहीं दिया उनके खिलाफ नहीं चलेगा। यह मेजॉरिटी डिसीजन आया। ठीक है, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं, हम नहीं बल्कि माइनॉरिटी 2 जजेस वो भी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना सबसे पहली बात लिखा क्या है, लिखा यह है कि संसद में जो कुछ बोला गया, यह संसद में जो वोट दिया गया
यदि कार्यवाही का संबंध उससे जुड़ता है तो मुकदमा नहीं चलेगा। रिश्वत संसद के बाहर ली गई है और कार्रवाई का संबंध रिश्वत लेने से है, कार्रवाई का संबंध वोट देने से नहीं है। यह आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि रिश्वत लेकर वोट दी गई, ठीक है, वोट दिया गया इसलिए रिश्वत का संबंध संसद में वोट देने की कार्रवाई से है। नहीं, वोट अलग दिया गया और रिश्वत अलग दी गई, ठीक है। और यह इंटरप्रिटेशन ज्यादा ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मेजॉरिटी का इंटरप्रिटेशन स्वीकार करें तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ये कमजोर होता है और अगर माइनॉरिटी के इंटरप्रिटेशन को स्वीकार करें तो रूल ऑफ लॉ मजबूत होता है और भ्रष्टाचार कम होता है। तो निर्वचन के सिद्धांत क्या है? निर्वचन के सिद्धांत यह है कि आप शब्दों के वे अर्थान्वयन स्वीकार करेंगे जो उस बुराई को ठीक और प्रभावी ढंग से समाप्त करते हों, जिसे समाप्त करना स्वयं अधिनियम के अधिनियमन का उद्देश्य था। संविधान बना क्यों? बना तो रूल ऑफ लॉ को लाने के लिए, बना तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो इंटरप्रिटेशन जो माइनॉरिटी कर रही है उससे अधिनियम का उद्देश्य ज्यादा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इंटरप्रिटेशन यह ग्राह्य होना चाहिए। तो सब पर मुकदमा चलना चाहिए लेकिन मेजॉरिटी ही ग्राह्य होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल जो उठा कि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोक सेवक है तो नरसिंह राव के केस में आपसे अक्सर प्री में पूछा जाता है एमपी एमएलए ये लोक सेवक हैं या नहीं। नरसिंह राव के केस में कहा है पब्लिक सर्वेंट हैं ये, ठीक है। और इन पर जहां तक मुकदमा चलने का सवाल है तो मुकदमा नहीं चल पाएगा। ये माइनॉरिटी ने कहा, माइनॉरिटी ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट तो हैं किंतु मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि मुकदमा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें लोक सेवक पर चलाने का तरीका यह है कि उस लोक सेवक को जो रिमूव कर सकता हो उसके ऑफिस से, उसकी पूर्व अनुमति से मुकदमा चलेगा। और जो संसद के सदस्य हैं या जो विधानसभाओं के सदस्य हैं उन्हें रिमूव कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं उन्हें रिमूव कर सकता है। जब तक डिसेबिलिटी ना आए तब तक उन्हें ऑफिस से कोई रिमूव नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा तो नहीं चल सकता। ये माइनॉरिटी, मेजॉरिटी ने ये कहा, मेजॉरिटी तो हमें लगता मनमर्जी पे ही उतरी हुई थी। मेजॉरिटी ने कहा, ये भी कानूनन ज्यादा साउंड है, माइनॉरिटी ने ये कहा कि मुकदमा नहीं चल सकता एमपीज के खिलाफ, इसलिए नहीं कि वो लोक सेवक नहीं, लोक सेवक तो हैं, ठीक है, लोक सेवक हैं और आपका 105(2) में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा चलने पर कोई रोक हो। लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि ऐसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है कानून में जो उन्हें रिमूव कर सकती हो, तो उनके संबंध में अनुमति किससे ली जाए यह तय नहीं हो पा रहा, इसलिए मुकदमा नहीं चलेगा। और मेजॉरिटी ने कहा कि विद परमिशन ऑफ, उन्होंने कहा ये तो ठीक है कि ये पब्लिक सर्वेंट है और इन पर मुकदमा चलना चाहिए, और यह भी ठीक है कि इन्हें रिमूव कोई नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से मुकदमा चल सकता है। अब सवाल यह है कि यह मेजॉरिटी ले कहां से आई कि अनुमति से चल सकता है? ये तो कानून में नहीं लिखा, और जब कानून में नहीं लिखा तो तुम कहां से ले आओगे भाई? तुम कहां से ले आओगे? आपको तो सिफारिश जैसी माइनॉरिटी ने की, माइनॉरिटी ने सिफारिश की कि संसद आवश्यक संशोधन कानूनों में करे कि एमपीज पर आखिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा कैसे चलाएं, इसके संबंध में संसद कानून बनाए।
और बताए कि किसकी अनुमति से चलाएं। अगर आप मेजॉरिटी जो कह रही है कि सब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से चलना चाहिए, तो कानून में आए ना, आप लाओ। लेकिन वर्तमान में कैसे चला लोगे? लेकिन मेजॉरिटी ने कहा चलेगा। अब जरा मेजॉरिटी की बात को देखें। रोज एमपीज वहां बदतमीजी करते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन। यह हमारे दैनंदिन जीवन का अनुभव है। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष उन्हें बाहर करते हैं या सस्पेंड करते हैं, तुरंत आरोप लगता है कि वो तो विपक्ष के हैं इसलिए कर दिया। ठीक है, रोज ये आरोप लगता है। एक आध बार, 10-20 बार, 50 बार ये सही भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10-20-50 बार ये गलत भी हो सकता है। और फिर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अल्टीमेटली पॉलिटिकल लोग होंगे और बहुमत इस पर उनका भविष्य निर्भर होगा। तो मेजॉरिटी का ये डिसीजन कहां ले जाएगा? अव्वल तो अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष इंपार्शियल वे में मुकदमा चलाने की अनुमति दे देगा तो भी उसे गालियां मिलेंगी। ठीक है, तो भी उसे गालियां मिलेंगी कि वो तो फलाने के थे इसलिए कर दिया। और नहीं देगा तो भी गालियां खाएगा। ठीक है, और जो आपका दलबदल विरोधी कानून का हाल हुआ, ठीक है, वही इसका होगा। ठीक है, तो कम से कम कानून में आवश्यक संशोधन होना चाहिए, यही बात ज्यादा ठीक थी। ठीक है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन परस्पर डिवाइड थी और मेजॉरिटी डिसीजन लागू होगा तो वो लागू हो रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि आप देखें, वाक स्वातंत्र तेज किरण के केस से कि किसी प्रकार का कोई मुकदमा ये नहीं चलेगा। और आपका वोट देने के संबंध में कोई लायबिलिटी किसी भी प्रकार की किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं आएगी। बोलने की स्वतंत्रता पर सिर्फ 2 प्रतिबंध। अगर स्वयं संविधान ने कोई प्रतिबंध लगा रखा है तो, और या हाउस के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स नियम संचालन के लिए बने हैं उन्होंने कोई प्रतिबंध लगाया है तो उसके अधीन रहते हुए वाक स्वातंत्र, यह विशेषाधिकार है जो स्वयं आपका किसमें, इसमें संविधान इसमें उल्लिखित है। कहां? 105 सबसेक्शन 1 और 2 में विशेषाधिकार और उन्मुक्ति दोनों, 105(1) और 105(2). क्या केवल यही विशेषाधिकार और यही उन्मुक्ति संसद के सदस्यों को प्राप्त है? तो अभी आपको सिर्फ इतना बता देना समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए उचित होगा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, इसके अलावा भी विशेषाधिकार हैं, इसके अलावा भी उन्मुक्तियां हैं जो उन्हें प्राप्त हैं, और वे कौन सी हैं ये देखेंगे। एक चीज बस यहां पर और चर्चा कर देना ठीक होगा, वो ये कि क्या केवल संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं? नहीं, 2 लोग और हैं, मंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्हें भी ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि दोनों को संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का हक है। ठीक है, दोनों। मिनिस्टर जो संसद का सदस्य नहीं है किंतु 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया गया है, वो भी संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा लेगा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्हें भी ये विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा शेष चर्चा विशेषाधिकारों की, वे कौन से हैं और क्या हैं और कैसे प्राप्त होंगे, ये कल चर्चा करते हैं, देखें।